बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में खुसूसी बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से, जो कि आपको डिफरेंट रेमेडीज़ और टिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में और इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हमारी खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर महविश। कैसी हैं डॉक्टर महविश आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है आपका ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे जा रहे हैं आपके रोजे? बिल्कुल सही जा रहे हैं। जानेंगे आपसे महविश, ये अनीमिया होता क्या है? लोगों को नॉर्मली ये पता नहीं होता। अनीमिया आम ज़बान में कहा जाता है खून की कमी को। खून की कमी को अनीमिया कहा जाता है। बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ये, आम पॉपुलेशन में भी और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। इसमें ये होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना, उनका काउंट डिक्रीज़ कर जाता है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है कि उन्होंने ऑक्सीजन को सप्लाई करना है पूरी बॉडी में। जब रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया की सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी। जिसे हम कहते हैं कि आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसका मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो बहुत थकावट है, फटीग है, मतलब चक्कर आते हैं, नींद की कमी, इस तरह की जो सिम्टम्स आना शुरू होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में खून की कमी हो रही है और खून की कमी की फिर स्पेशल किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं। तो क्या इसके सिम्टम्स कैसे पता चलता है इंसान को कि ब्लड की कमी हो रही है? क्या इसमें वीकनेस फील होती है? वीकनेस फील होती है, काम में दिल नहीं लगता, सांस बहुत फील होना, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, सांस चलते फिरते तो वैसे भी फूलता है ना, लेकिन अनीमिया के पेशेंट्स में सांस बैठे बैठे भी चढ़ता है। आप ज़रा काम नहीं कर सकते, आप थकावट महसूस करते हैं, नींद नहीं आती, चक्कर आना, थोड़ा सा काम करें आपको लगता है कि चक्कर आना शुरू हो गए हैं, आपको ये महसूस होता है। और ये तकरीबन मैं एक सर्वे देख रही थी, 56 मिलियन जो वुमेन है ना ग्लोबली, वो अनीमिक हैं हमारा, और 2/3 जो है ना वो एशिया में है। अच्छा। और पाकिस्तान में जो एक मैं रिपोर्ट देख रही थी, 78% लैक्टेटिंग मदर्स एंड 75% जो हामला खातून है ना वो अनीमिक हैं। मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है डिसऑर्डर। 75% 75% है पाकिस्तान। 75% जो वुमेन है ना। तो क्या ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा है? ख़वातीन में ज़्यादा है। ख़वातीन में ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन आपको पता आयरन की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन की कमी ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि वो उनकी फर्टिलिटी लाइफ चल रही होती है, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, बट स्पेसिंग कम हो रही होती है। प्रेगनेंसी में अनीमिया बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब अनीमिया जो है ना, ये इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। मतलब 75% जो पॉपुलेशन है ना प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उसमें ये है कि किसी में माइल्ड अनीमिया है, किसी में मॉडरेट है, किसी में सीवियर है। ये आपका हीमोग्लोबिन लेवल बताता है। अच्छा, ये मॉडरेट और क्लासिक जो है ये मुझे थोड़ा सा बताइए होता क्या है? देखिए, अगर जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुताबिक अगर आपकी HB 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है ना प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो अनीमिया है। और जो माइल्ड है उसमें 9 से 11 के दरमियान अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल आ रहा है तो माइल्ड अनीमिया कहते हैं उसे। और अगर 9 से कम है, मतलब 7 to 9 के दरमियान है, तो मॉडरेट अनीमिया है। और अगर लेस दैन 7 HB आ रही है ना आपकी, 7 से कम है HB आपकी, तो इसका मतलब है कि सीवियर अनीमिया है। और जैसे जैसे सीवियरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, सिम्टम्स वर्स होती जाएंगी, पेशेंट की कंडीशन जो वर्स होती जाएगी और सिम्टम्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, उसको वीकनेस, लेथार्जी, डिजीनेस, मौत का भी बायस बनता है एनीमिया। कार्डिक फेलियर हो सकता है इसमें, कार्डिक हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। हार्ट पेशेंट जो है उनमें तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क है इसका। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा अनीमिया, खून की बहुत ज़्यादा मुसलसल कमी रह रही है, तो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ता है ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, तो उससे हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है अनीमिया के पेशेंट में। ठीक है। और इसके अलावा हमें फूड जो है ख़ास तौर पर क्या इसमें इस्तेमाल करना चाहिए? हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए? खुराक इसमें हम पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप बैलेंस डाइट लें और ऐसी डाइट लें जिसमें आयरन ज़्यादा है, जैसे कि फ़िश है, मीट है, रेड मीट है, पोल्ट्री है, और उसके अलावा जो है आप कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स, पालक वगैरह, जैसे पालक है, एग है, ऐसी डाइट में आयरन ज़्यादा है। कुछ जैसे सेब है, आड़ू है, फ्रूट ऐसे हैं, ड्राई फ्रूट हैं, इनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो पेशेंट से कहा जाता है कि आप आयरन की वो ऐसी फूड ज़्यादा लें जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। और दूसरा उनसे ये आयरन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट अनीमिक है तो आप उनको आयरन सप्लीमेंट्स भी डाल सकते हैं। और आयरन सप्लीमेंट्स लेने के तरीके होते हैं, पेशेंट्स को उसके लिए स्पेशल गाइड करना चाहिए कि आपने आयरन कैसे लेना है। आयरन को हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं, मतलब आपने मील के साथ नहीं लेना। और मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि विटामिन C के सोर्स के साथ ज़्यादा लिया जाए आयरन, जैसा कि ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस अगर उसके साथ लिया जाए आयरन के साथ, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर जाती है आयरन की, और आयरन की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी। अगर एक डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, वो किस तरह से इसे ओवरकम कर सकता है? उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं?
डायबिटिक पर्सनस के लिए भी वही है कि मतलब वो आप अपनी डाइट में वही डाइट ले जो मतलब आयरन रिच डाइट है, और मल्टीविटामिन ऐसे यूज़ करें जिसमें आयरन ज़्यादा है। बाकी तो अपना डाइट चार्ट वैसे ही फॉलो करेगा, वॉक करेगा, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेगा। तो इसमें आपने इसको अब्जॉर्प्शन पे आपके पास वजह होनी चाहिए ना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया क्यों हो रहा है हमारे पास एनीमिया में वैसे वजह क्या होती है? आयरन की कमी की क्या वजह क्या होती है ख़वातीन में? हम नॉर्मली वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं, हम हेल्दी फूड भी ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ख़वातीन में आयरन की कमी बहुत होती है, ख़ासतौर पर एनीमिया में। तो उससे कैसे निपटा जा सकता है? ख़वातीन में आयरन की कमी की वजह कोई ना कोई वजह ज़रूर है कि आपकी आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही प्रॉपर, या तो आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, या आप अपनी डाइट में आप खाना खाने के साथ चाय यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ये रवाज है, खाना खाने के साथ ही साथ चाय का इस्तेमाल किया जाता है। चाय जो है ना वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को फूड में से डिक्रीज़ कर देती है, यानी आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर्ली। या आपकी कोई बावल डिजीज़ चल रही है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ है, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, मलेरिया वगैरह है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कोई मतलब ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है जिसकी वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। और स्पेशली ख़वातीन में प्रेगनेंसी में आयरन की अब्जॉर्प्शन, आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सम टाइम ख़वातीन ऐसी डाइट ले होती हैं जिसमें आयरन उस तरह नहीं होता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डबल ट्रिपल हो चुकी होती है ना। अब अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो आयरन की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होगी, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो आयरन की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम ये कहते हैं कि 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ना आपने आयरन ज़रूर लेना है, अगर उनका आयरन स्टोर ठीक है। और अगर आयरन स्टोर कम है तो इससे डबल कर सकते हैं। अब अनीमिया की वजह एक तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, दूसरा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तब भी अनीमिया हो जाएगा, और अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तब भी अनीमिया हो जाता है। तो ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें आयरन भी हो, जिसमें विटामिन B12 भी हो, और जिसमें फॉलिक एसिड भी हो। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये मीट से ज़्यादा आता है, और जिसकी वजह बहुत सारे ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रेड मीट यूज़ ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। तो उसमें फिर आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है और अनीमिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और ये तो आप बता रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर आफ्टर प्रेगनेंसी आप क्या देखती हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जो अनीमिया से मुतासरा जो लेडी होती है? बिल्कुल ऐसी आफ्टर प्रेगनेंसी देखिए उन्होंने बेबी को फीड करवाना है, बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है बेबी को आफ्टर प्रेगनेंसी, तो बेबी को फीड करवाएंगे ना अपने, तो फीड लैक्टेटिंग मदर होंगी, उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, तो जो फीड बच्चा ले रहा होगा उसमें भी आयरन कम होगा, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होगा। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर वो आयरन प्रॉपर नहीं ले रही तो बच्चे की ग्रोथ मुतासिर होगी, मतलब उसके उस तरह प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, उस तरह वो बर्थ वेट इस तरह गेन नहीं कर सकेगा, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उसका वेट उस तरह गेन नहीं होगा, तो फिर वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। और जब डिलीवरी के टाइम पे उसका बर्थ वेट कम होगा तो कॉम्प्लिकेशन वैसे ही बढ़ जाएंगी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से, और उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है बेबी की, उसके आप देखें ना उसमें वो डिलेड माइलस्टोन होंगे, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी फिजिकली भी और मेंटली भी। जो बच्चे अक्सर आप देखती हैं स्कूलों में पीछे रह जाते हैं, आप उनकी उस तरह प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उनमें एक ही वजह ये भी होती है कि उनकी मदर की प्रॉपर डाइट नहीं होती प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया चलता रहता है और उनके माइलस्टोन डिले होते हैं, वो अपने स्कूल मेट से बाकी क्लास के बच्चों से पीछे होते हैं, हर तरह से पीछे होते हैं, पढ़ने में पीछे होते हैं, बाकी अपनी एक्टिविटीज़ में पीछे होते हैं, क्योंकि वो उस तरह मेंटली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनकी आयरन डेफिशिएंसी चलती है, अनीमिया उनका चलते ही आ रहा होता है बिल्कुल। और वो ख़वातीन जो एनीमिया से इफेक्टेड है, रमज़ान में ख़ासतौर पर उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? खजूर रिच सोर्स ऑफ आयरन है। आपने मुझे सहरी का भी बताना और अफ्तारी का भी बताना। सहरी में देखें वो एक अपनी डाइट में एग यूज़ करें, ठीक है ना, एग यूज़ करें, उसके अलावा लीफी वेजिटेबल यूज़ करें, मीट कबाब फार्म में ले लें, कीमा ले लें, गोश्त ले लें, थोड़ा सा ले लें, लेकिन थोड़ा सा अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, और एग यूज़ करें। और इसके अलावा कोई ऐसी पालक वगैरह कोई ऐसी सब्ज़ी ले लें, चाहे गोश्त में सब्ज़ी मिक्स कर लें, ऐसा बना लें कि उसकी डाइट में आयरन बहुत ज़्यादा हो। और इसके अलावा बाकी फ्रूट वगैरह यूज़ करें, वो तो आप अफ्तारी में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ना फ्रूट में, लेकिन सहरी में सालन ऐसे यूज़ करें जिसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन, पालक है, गोश्त है, अंडा है, इस तरह की चीज़ें। ड्राई फ्रूट तो आप उसमें ले सकते हैं, अफ्तारी में ले सकते हैं, सहरी में नहीं ले सकते। बाकी दूध का इस्तेमाल करें, फ्रेश मिल्क ज़्यादा लें, मिल्क शेक वगैरह का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, इस तरह की प्रॉपर बैलेंस डाइट लें तो फिर आपकी ये ओवरकम हो जाएगी कमी। और अगर अब मसला है तो फिर आप आयरन सप्लीमेंट साथ यूज़ करना शुरू कर दें विटामिन सी के साथ। अब बस एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जब आप अपनी पेशेंट्स को हम आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें इतना गाइड करते हैं कि किसी और मेडिसिन के साथ मत लें, जस्ट विटामिन सी के साथ। जस्ट विटामिन सी, आयरन डेफिशिएंसी हो गया, कैल्शियम जो इनटेक करते हैं, इसके अलावा इसकी मेडिकेशन जो है वो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। डिफरेंट प्रिपरेशंस आती हैं मार्केट में अवेलेबल में, फेरस सल्फेट है मोस्ट कॉमन फॉर्म, जिसमें इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है,
फेरस सल्फेट हम देते हैं उन पेशेंट्स को जो आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 9-10 के राउंड अबाउट है प्रेगनेंसी में। हम उनको कोशिश करते हैं कि ओरल प्रेपरेशन पे रखें, ओरल मतलब मल्टीविटामिन दें और उनको डाइट से ओवरकम करें उनकी इस कमी को, डाइट उनकी अच्छी कर दें ताकि वो अपनी कमी को पूरा कर सकें। और उनको बता देते हैं कि आपने अपने लिए भी ले खाना है, बच्चे के लिए भी खाना है, डबल मतलब हर चीज़ खानी है ताकि उनकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो सके। और बाकी अगर वो आयरन हम उसको वक्तन फ़ौक्तन फिर CBC करवाते रहते हैं। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट में HB लेवल मुसलसल लो आ रहा है तो फिर उनको IV प्रेपरेशन आती है आयरन की, फिर वो IV आयरन पे उनको डाल देते हैं। या अगर बहुत कम आ रहा है, स्फेयर एनीमिया की तरफ जा रहा है तो फिर हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ओरल प्रेपरेशन और IV आयरन से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा जो एनीमिया में मरीज़ हैं जो मुब्तला है, उन्हें वो किन किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, कौन से जो उन्हें अटैक हो सकता है जल्दी? एनीमिया की वजह से ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एनीमिया की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी आप अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, एंजाइटी भी बढ़ती है। एंजाइटी बढ़ती है। देखिए आप अपनी वर्क प्लेस पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे तो आपको एंजाइटी होगी ना, आप अपना काम ठीक तरह से, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, लिथार्जी फील हो रही है, डिजीनेस हो रही है, तो एंजाइटी का एलिमेंट वैसे ही बढ़ जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि उनमें ये सिम्टम्स आ रही हैं और अगर वो उनमें मुसलसल एनीमिया रह रहा है तो उनमें इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएंगे, तरह तरह के इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, किस तरह भी इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर रह सकता है उनको, मुसलसल फीवर रह सकता है और फिर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा क्या क्या इससे इफेक्ट हो सकता जो पेशेंट क्रोनिक डिजीज़ के हैं, जैसे मतलब हेमराइड्स हैं, पाइल्स हैं, पेशेंट को ऐसे होते हैं क्रोनिक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उनको क्या उनका मुसलसल देखें ना ब्लड लॉस हो रहा होता है पाइल्स का। हाँ। पाइल्स से ब्लड लॉस हो रहा होता है, उनका एनीमिया हमेशा ही रहता है। एनीमिया हमेशा रहता है उनको, जब तक पाइल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि पाइल्स में आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है पर एक्टम, तो वो फिर लोग अनीमिक रहते हैं। उनके लिए फिर ये होता है कि आयरन प्रेपरेशन मुसलसल उनको लेनी पड़ती है, या अनटिल अनलेस वो अपना पाइल्स का ट्रीटमेंट करवा लें प्रॉपर तरीके से। कोई सर्जरी करवानी है, सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी करवा लें, मेडिकल ट्रीटमेंट। पाइल्स में वो सर्जरी करवानी चाहिए? अगर मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है तो फिर करवानी चाहिए, फिर करवानी चाहिए। अगर आपका किसी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आपको सर्जरी करवानी चाहिए पाइल्स की, ताकि क्रॉनिक इंक्रीज ब्लड लॉस ना हो। एक तरफ से आप आयरन की प्रिपरेशन देते जा रहे हैं, डाइट अच्छी रह रहे हैं, उधर से मुसलसल ब्लड लॉस हो रहा है। इस तरह वो ख़वातीन जिनको महामारी बहुत ज़्यादा आती है किसी भी वजह से, कोई भी ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से जिन महामारी ज़्यादा आती है, उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, वो भी एनीमिक रहती हैं। ठीक है, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है? उन्हें भी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो आप चाहे आप उनकी आयरन प्रिपरेशन दे भी रहे हैं, डाइट भी बेटर कर रहे हैं, लेकिन हर साइकिल में उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी वो एनीमिक रहेंगी, उनका एनीमिया बहुत ज़्यादा होगा। उनको भी फिर इस तरह मतलब अगर मेडिकली ट्रीट नहीं हो पा रही तो उनको भी सर्जरी समटाइम किसी की प्रॉब्लम के लिए करवानी पड़ती है, ताकि इंक्रीज ब्लड लॉस तो इंक्रीज ना होना। और बाकी जो यंग जनरेशन है, जो ऐसी मदर रिप्रोडक्टिव लाइफ में है, उनका वो लाइफ स्पैन चल रहा है, मतलब 25 से लेकर 45 तक, उनसे हम कहते हैं बर्थ स्पेसिंग इंक्रीज़ करें। मतलब एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के आने में कम से कम 2 साल का वक्फा ज़रूर होना चाहिए, ताकि उनके जो आयरन स्टोर्स ख़त्म हो गए हैं पिछली प्रेगनेंसी में, वो एटलीस्ट 2 ईयर्स में कम्प्लीटली जो है ना फिल हो जाएँ, ताकि वो ये ना नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले वो अनीमिक हों, अनीमिया उनका पहले ही चल रहा हो और नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी हो जाए तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। तो अनीमिया के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, इक़दाम हो रहे हैं पाकिस्तान में? हो रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहे हैं, NGOs भी होती हैं। आप देखें थैलेसीमिया, ये भी एक फॉर्म है, ये बहुत थैलेसीमिया, ये भी एक एनीमिया की, हाँ, ये भी एक ब्लड की ऐसी डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। इसकी मतलब इसकी जब अवेयरनेस होती है तो फिर एनीमिया की अवेयरनेस भी साथ ही क्रिएट हो जाती है। थैलेसीमिया की तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, थैलेसीमिया सेंटर बना हुआ है, उसकी मतलब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ताकि ऐसे बच्चे जो ऐसे आप कहते हैं ना प्री मैरिटल काउंसलिंग करें और उनकी स्क्रीनिंग करें कपल्स की। अगर कज़न मैरिज हवाले से है, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है जो हम बिल्कुल है, थैलेसीमिया का सेंटर गंगाराम में बना हुआ है, वो काउंसलिंग करते हैं। हम इवन के एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास हमारे पास ही पेशेंट आते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की तो हम उनका प्रॉपर वर्कअप करवा लेते हैं कि मतलब अगर हस्बैंड में भी है तो नेक्स्ट बच्चा जो आ रहा है वो थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है, उसका प्रॉपर वर्कअप करवा के फिर उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये जिस तरह से थैलेसीमिया जो इनहेरेंटली डिपेंड करता है, तो एनीमिया भी इनहेरेंटली है, ये भी डिपेंड करता है अगर पेरेंट्स में से किसी को है, आगे से फर्दर ये बच्चे में जो कन्वर्ट हो जाता है। एनीमिया मतलब थैलेसीमिया एनीमिया की एक फॉर्म है जो करता है, सिकल सेल एनीमिया है, कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो करती हैं, सिकल सेल है और ये जो थैलेसीमिया। अदरवाइज जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना, ये इनहेरिटेड नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कोई ना कोई वजह है कि यानी आयरन आपका डाइट में कम है, या उसकी ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही, या आपकी ब्लड स्पेसिंग मतलब पेशेंट्स की वो कम हो रही है, उनकी पिछली आयरन डिप्लीट स्टोर नहीं हुई, या कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है मुसलसल।
आप ब्लड लॉस पेशेंट का मुसलसल हो रहा है वो फिर आयरन डी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनहेरिटेड नहीं है, ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपकी कोई ऐसी क्रोनिक कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करा रही है। अदरवाइज ये विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है, ये इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरेंटली नहीं है। नहीं, ये आपकी डाइट पे डिपेंड किसी करते को भी है, हैं। कोई डाइट वेजिटेरियन है वो मीट नहीं लेगा तो उसको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हो जाएगा। जो यानी एनिमल मीट डाइट, जो बहुत ज़रूरी है। मीट आपकी देखिए ना, बैलेंस डाइट वैसे भी ज़रूरी है, हेल्थ के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फ्रूट है, वेजिटेबल है, दालें हैं, हर चीज़ का कोई, अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है कि कोई बेनिफिट है उसका, तो हर चीज़ आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो अनीमिक हैं तो उनको कहते हैं आप डाइट में आयरन वाली चीज़ ज़्यादा, मीट ज़्यादा ले लें। ठीक है, मेडिकेशन के लिए कुदरती इलाज भी है इसका, जो कुदरती इलाज भी डाइट से ही किया जा सकता है, डाइट से ही किया जा डाइट से किया जा सकता है कि आप उनकी डाइट अच्छी कर दें। डिपेंड करता है ना कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, अगर वो इस रेंज में आ रहा है, डाइट उसको कवर कर सकती है, तो आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप डाइट से कवर कर लें उसको। लेकिन अगर उसका ऐसा है कि वो लेवल बहुत कम है, वो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया के साथ है, तो फिर आप खाली डाइट पे नहीं डिपेंड कर सकते, फिर आपको उसके लिए वो चाहिए, कोई आयरन प्रेपरेशंस चाहिए। कुछ ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं डिलीवरी के दौरान, लेबर में, उन्हें क्या प्रॉब्लम का सामना हो सकता है? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अगर वो अनीमिक है ना, तो हम तो उनकी डिलीवरी ऐसे हॉस्पिटल्स में करवाना के लिए कहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में करवाएं जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है और प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल हो। अनीमिक पेशेंट जो है ना, लेबर और डिलीवरी में आपको तंग कर सकती है, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अनीमिया की वजह से आपके जो यूट्राइन मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज में जा सकती है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए एनीमिया वाले जो पेशेंट है ना, हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं कि आपने छोटे क्लिनिक या छोटे प्राइवेट सेटअप्स पे डिलीवरी नहीं करवानी, आपने हमेशा बड़े हॉस्पिटल में जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हो वहाँ डिलीवरी करवानी है। और हम उनका ब्लड हमेशा अरेंज इन हैंड रखते हैं ब्लड, अगर वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी तो हो, ब्लड तो लग जाए पेशेंट को। और बाद में डिलीवरी के बाद भी, इवन कि डिलीवरी के दौरान अगर वो ठीक डिलीवर हो गई हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स ही बड़े वो क्रिशियल होते हैं ना, कि आपने उसमें क्रिटिकल होते हैं कि आपने उसमें मरीज को मॉनिटरिंग करनी है, उसकी ब्लीडिंग के लिए देखना है कि बाद में तो नहीं ब्लीडिंग हो गई, और बाद में जब जाहिर है वो पोस्टमार्टम पीरियड में होगी, फिर अपने बच्चे को फीड करवाएगी तो और ज़्यादा अनीमिया उसका वो होगा, कंप्रोमाइज़ होगा, उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी। फिर उसको आयरन प्रेपरेशन और सारी डाइट सारा कुछ बताना पड़ेगा कि आपने अपना किस तरह ख्याल रखना है अपने, मतलब अगर आपने बेबी को फीड करवाना है तो आपके लिए आयरन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने सीखा होगा अनीमिया होता क्या और किस तरह से इसे ओवरकम किया जा सकता है और उसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।